फार्मूला फॉलो करेंगे। इसी तरह जो वेलोसिटी होती है ये क्या करती है, ये स्लोप पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन स्लोप, वेलोसिटी स्लोप पे डिपेंड नहीं करती। ये कैसे पता चलेगा, दो बॉल्स हैं, ये कोई भी हमारे पास दो, ये एक हमारे पास एक ग्राफ है, इसकी हाइट 2h है, इसकी हाइट h है, लेकिन जो इसकी हाइट 2, इसकी 2x है वेलोसिटी, सॉरी इसका डिस्टेंस 2x है और इसका डिस्टेंस x है और इसकी हाइट h है। इन दोनों की वेलोसिटी अगर यहाँ से कोई भी चीज़ गिराई जाए इधर और इधर, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि हाइट सेम है। तो वेलोसिटी जो है ये स्लैंट पे डिपेंड नहीं करती, ये ओनली डिपेंड अपॉन हाइट है। इसके बाद जब फोर्स, व्हेन एवर फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी, जब फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू मूविंग बॉडी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिमेन सेम। ये वेलोसिटी के बारे में बातें थी। नेक्स्ट हमारे पास हम ग्राफ्स की बातें करते हैं। जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ जो होते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ किसका है, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का है, जो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही होती है और जो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होती है ये उसका ये ग्राफ होता है। और जिसमें इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जब इन्वर्स रिलेशन हो, यानी जो चीज़ इंक्रीजिंग हो लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ना हो, उसके लिए ये वाला ग्राफ होता है। और यहाँ पे वैन बाल थ्रोन अपवर्ड, जब भी कोई बाल ऊपर थ्रो की जाती है उसका ये ग्राफ होता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वैन बाल थ्रोन अपवर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है, वो MCQs डिस्कस करते हैं हम। इन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ VT ग्राफ, जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, उस स्लोप में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है या एवरेज एक्सेलरेशन होती है या ऑल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल विल बी करेक्ट, उसमें चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये एप्लीकेबल है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये उसके लिए एप्लीकेबल। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये सबको आती होती हैं। इसमें से जो हमने बातें करनी है, जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि जब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला याद रख लें, 2GH। फाइनल वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला है, टाइम के लिए √2h/g, ये इससे निकाला गया, ये टाइम के लिए फार्मूला है। इसी तरह जब हाइट मैक्सिमम हो तो VI²/2g फार्मूला यूज़ करेंगे जब मैक्सिमम हाइट पूछा गया हो क्वेश्चन में। और ये अगर उन्होंने पूछा गया हो टाइम, तो टाइम के लिए मैंने बता दिए, तो ये इसके ये फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के लॉ, ये एम्पेरिकल लॉ हैं जो एक्सपेरिमेंट से डिडक्ट किए गए हैं। न्यूटन ने अपने लॉ प्रिंसिपिया नाम की एक बुक में पब्लिश किया था। जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो फोर्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो सेकंड लॉ होता है वो फोर्स को मेजर करता है। पहला डिफाइन करता है, दूसरा मेजर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया इज़ मैस, मैस जो होती है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह अगर वेलोसिटी और इसके मुताबिक अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो जो ओवरऑल फोर्स है वो स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शन में और फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड जो होगी वो डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर किसी एंगल पे डिपेंड हो तो मैग्नीट्यूड किसी एंगल पे, ये 90 के बजाय किसी और एंगल पे अगर ये एक्ट करे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चेंज होगी। ये इसकी कुछ चीज़ें थी। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको कहते हैं लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को, मेजर करता है फोर्स को। इसके मुताबिक F = m में है। इसको जो हमने फार्मूलाज F1 = F2 = m1 = m2 इन केस जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसी तरह हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन की वैल्यूज़ क्या होती है, 10⁵ डाइन, ये न्यूटन की वैल्यू होती है CGS यूनिट्स में। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है एक्शन और रिएक्शन है। इसके लिए एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होती है, डिफरेंट बॉडीज़ पे होता है। एक्शन किसी और बॉडी पे होता है और रिएक्शन क्या होता है, किसी और बॉडी पे होता है लेकिन इक्वल होता है। और इसके बाद ये न्यूटन के लॉ हैं।
और इसमें एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेवर बैलेंस ईच अदर, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर। इसके बाद हमारे पास मोमेंटम आ जाती है। मोमेंटम को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम को कहते हैं क्वालिटी ऑफ मोशन। क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी है मोमेंटम, क्या है, क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी है। और न्यूटन ने इसको बोला था क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी और न्यूटन ने इसको बोला था क्वांटिटी ऑफ मोशन। डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी से। न्यूटन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू mv की जगह इसको हम P इज इक्वल टू √m2gh भी लिख सकते हैं। ये इसके दो डिफरेंट फार्मूलाज हो गए। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए फोर्स, जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम मोमेंटम की बात करें तो उसका फोर्स इक्वल टू वेट हम पुट करेंगे तो वेट की क्या आ जाएगी, डेल्टा P ओवर डेल्टा T से ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कोई ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप हैवी ऑब्जेक्ट, जो हैवी होगा उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी। इसके बाद हमारे पास इम्पल्स आ जाती है। इम्पल्स हमारे पास, इम्पल्स में अप्लाइड फोर्स जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। और टाइम जो होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसके बाद रॉकेट प्रोपल्जन है। रॉकेट प्रोपल्जन है, उसमें क्या करती है कि मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट टू गैस एक्सपेल्ड। उसमें गैसेज जो होती है वो एक्सपेल हो रही होती है तो वो क्या करती है, ये मोमेंटम प्रोवाइड करती है। और मोमेंटम प्रोवाइड करने की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देता है रॉकेट। और रॉकेट में जो होता है वो मोर देन 80% ऑफ उसकी जो मैस होती है वो फ्यूल ही उसके साथ लगा होता है, मोर देन 80%। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक जब भी कोई चीज़, कोई भी ये चीज़ें आपस में टकराती हैं, एक बुलेट है वो किसी भी दीवार के साथ टकराई है तो वो दीवार के अंदर अगर बुलेट चली गई है तो ये इसलिए गई है टू कंजर्व मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्व करने के लिए ये उसका काम था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में हमने जो चीज़ें करनी है, इसमें हमने क्या करना है, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है उसमें क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है हमारे पास। वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम एज फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी। एक ये पॉइंट है, वर्टिकल मोशन इसकी फ्री फॉलिंग की जैसी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल नेवर कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 100% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। नेवर कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये इसलिए नहीं होती क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट भी, जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट भी होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें Vx जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होते हैं वो क्या होता है, 0 नहीं होता। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। इसके अलावा इसमें जो पॉइंट हमने करना है, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं और वो पैराबोलिक होता है। और जो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इट सरफेस शुड बी फ्लैट, उसकी सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। इसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके 3 फार्मूलाज, इन फार्मूलाज को याद रखने की ज़रूरत है। 3 फार्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं, ये इस तरह करें, 2 2 2 2। ये पहले हम हाइट करेंगे, टाइम करेंगे, रेंज करेंगे। हाइट के जो हाइट का जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, VI² डिवाइडेड बाई 2G। हाइट का जो फार्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, VI² ओवर 2G। हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, VI² ओवर 2G। इसी तरह हमारे पास टाइम का फार्मूला जो है, टाइम का हाइट के लिए ऊपर VI² आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2G आ जाएगा। जो टाइम का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2VI ओवर G। और जो रेंज का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VI² साइन 2θ ओवर G। तो ये तीनों फार्मूलाज रिवाइज कर ले। नेक्स्ट हमने जो देखना है, इनकी थोड़ी ट्रिक्स हैं जो हमने चीज़ें याद रखनी है। r tan θ इक्वल टू 4h होता है हमारे पास। r tan θ इक्वल टू 4h होता है। इसमें r ओवर h की रेशो पूछी जाती है, वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। r ओवर h की रेशो 76 होती है। अगर जब एंगल हमारे पास गिवन हो एट 4 डिग्री का एंगल हो, tan 4 इक्वल टू 76 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब ये हाइट r ओवर h इक्वल टू 76 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। इसके बाद हमारे पास हाइट और टाइम का रिलेशनशिप है। हाइट और टाइम के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हाइट इक्वल टू GT² डिवाइडेड बाई 8 के बराबर होती है। हाइट और टाइम का ये रिलेशनशिप होता है, हाइट इज इक्वल टू GT² ओवर 8। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फार्मूले की बात करें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम cos²
थीटा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर थीटा आना है और काइनेटिक एनर्जी में कोस स्क्वायर थीटा आना है। ये हमारी एनर्जीज थी। इसके बाद हमारे पास जो एट टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा बिटवीन वी एक्स एंड जी इज 90, जो वी एक्स और जी के दरमियान है टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल होता है वो कितना होता है, 90 का एंगल होता है। और एट अगर हमारे पास रेंज r/2 हो जाए तो उस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। एक चीज़ ये याद रख लिया, एट रेंज ऑफ r/2 काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। और नेक्स्ट है हमारे पास A stone is released from moving train follow parabolic path। ये चीज़ याद रख लिए, हाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा एंगल जो होता है, थीटा एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब कोई भी बाल ऊपर थ्रोन की जाए और वो नीचे आके रीबाउंस करे तो उसका जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं कि जब भी ऊपर थ्रोन की जाए और वो नीचे वापस आ जाए, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल है। कोई भी अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल जो होते हैं वो ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। जब भी हमने कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करना हो तो हम तब गाइडेड मिसाइल को यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। इसके बाद है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ें याद रखने वाली है, 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। और 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। 1 अर्ज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻16 जूल, ये इसके बराबर होता है। इसके बाद वर्क के कुछ फार्मूलाज है। वर्क का पहला फार्मूला है W इज इक्वल टू F.D, ये वर्क का फार्मूला है। इसके बाद W इज इक्वल टू T अल्फा, यहाँ पे T टार्क है और अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसके बाद P डेल्टा V इसका फार्मूला होता है 1/2 kx², इसका फार्मूला होता है। एक डेल्टा VQ इसका फार्मूला होता है और एक 1/2 F डेल्टा L। ये सारे वर्क के फार्मूलाज है, ये वर्क के फार्मूलाज है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क पोस्ट। जब थीटा 90 से ज़्यादा हो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा 90 से कम हो वर्क नेगेटिव होगा, थीटा 90 हो तो नो वर्क होगा हमारे पास। जब थीटा इक्वल टू 90 होगा नो वर्क होगा। वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। जो वर्क होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। किसी भी क्वेश्चन में टाइम दिया हो तो उसका वर्क के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। वर्क कॉस्ट का फंक्शन होता है। इसके अलावा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के थ्रू भी वर्क डन हो जाता है, कांस्टेंट फोर्सेस के थ्रू भी, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं। और जो रॉकेट मूव अवे फ्रॉम दी अर्थ, जब रॉकेट अर्थ से अवे मूव करता है तो वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होता है। और इसी तरह जब भी कोई भी किसी भी सवाल में नॉर्मल का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे 2 किलोग्राम मैस ऑन टेबल इज डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू सम फोर्स वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, इसमें नॉर्मल का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब 90 डिग्री। इस कंडीशन में वर्क क्या होगा हमारे पास 0 होगा। इसके अलावा वर्क डन इन होल्डिंग अ मैस ऑफ 5 किलोग्राम एट हाइट h, इसमें होल्डिंग है, होल्डिंग में कोई भी मूवमेंट कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए इसमें वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। होल्डिंग और लिफ्टिंग में डिफरेंस होता है, तो ये दोनों डिफरेंस याद रखें। इसके अलावा वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये यहाँ पे पाथ फॉलोड से इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर। पावर जो होती है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। पावर, व्हाट इज पावर? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। पावर का फार्मूला हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। इसके अलावा mgh डिवाइडेड बाई टाइम। इसके अलावा ρvgh डिवाइडेड बाई टाइम। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये सारे पावर के फार्मूला हैं। और जो कंजप्शन ऑफ पावर होती है वो यूनिट में काउंट की जाती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है कभी भी पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है, पॉजिटिव भी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv² है। इसके अलावा 1/2 pv है, इसमें p मोमेंटम है। इसके अलावा 1/2 p²/m है, ये भी मोमेंटम है। यहाँ से p का जो मोमेंटम का फार्मूला एक और निकल सकता है कि √2m काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम का फार्मूला है। जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, अगर काइनेटिक मोमेंटम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो कांस्टेंट हो। और कंप्लीट जो सर्कल होता है हमारे पास, कंप्लीट सर्कल, उसमें थीटा इक्वल टू 90 होता है, उसमें वर्क डन 0 होता है। कंप्लीट सर्कल में वर्क डन 0 होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला √gr, ये भी फार्मूला भी याद रखें। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जब भी कोई चीज़ किसी भी अगेंस्ट फील्ड मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, जब टूवर्ड फील्ड मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इसके अलावा थीटा जब 30 होता है तो वर्क जो होता है वो 86% होता है। ये सोल्व करके निकाला जाता है, लेकिन मैं इस तरह इसको याद रख लें बेस्ट है। थीटा 60 हो तो 50% वर्क होता है, थीटा 45 हो तो 70% वर्क होता है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला G mm/r
इसके अलावा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसके मुताबिक वर्क जो होता है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनके दोनों के सम के बराबर होते हैं। और व्हेन अ बॉडी फ्रॉम ड्रॉप फ्रॉम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, जब बॉडी किसी भी हाइट से ड्रॉप की जाती है तो किसी भी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, mg इक्वल टू h1 माइनस h2। जब भी बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की जाए तो उसको काइनेटिक एनर्जी इस तरह फाइंड की जाती है। उसकी में हाइट का इस तरह का एक MD-CAT में भी थोड़े दिन पहले MCQs आया है, तो ये भी याद रख लें। ये फार्मूला है, जब भी कोई चीज़ ड्रॉप की जाए तो इस तरह इस फार्मूले से फाइंड की जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ सेकंड, अगर सेकंड्स दिए हों और डिस्टेंस फाइंड करने का पूछा हो तो s इज इक्वल टू 5t²। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू 5t², इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन का चैप्टर, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर। इसमें अगर हम देखें तो पहले सबसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और राइट हैंड रूल से फाइंड किया जा सकता है। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। रेडियन को जब भी हमने रेडियन को रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से। अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो। लेकिन अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये मैं लिख देती हूँ, अगर रेडियन टू डिग्री करना हो तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 180/पाई से। और अगर हमने डिग्री को रेडियन में करना हो तो तब क्या करते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों के लिए डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद जो चीज़ें हमारे पास वो ये है कि रेवोल्यूशन से कन्वर्जन का तरीका, अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल में कहीं भी उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछी गई है तो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं 2 सर्कल्स ड्रा करूँ, ये एक सर्कल हो गया, ये 2 सर्कल हो गए, इधर ये एंगल है और इधर ये एंगल है, तो इन दोनों डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी दोनों में सेम होगी। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होती है, टुवर्ड एक्सिस ऑफ मोशन होती है। इसके बाद हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इसका फार्मूला, रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट, ऐसा यूनिट है। इसके बाद मिनट हैंड वगैरह के लिए ये फाइंड करने के लिए हमने सीखा होता है फॉर स्पिनिंग ऑफ अर्थ के लिए 2π/24 और π/12 आ जाना, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। इसके बाद उसको हम अल्फा से शो करते हैं, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये होता है वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लेकिन इस वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें एक चीज़ ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि आर ओमेगा या ओमेगा आर। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो पहले हम ओमेगा लिखते हैं फिर हम आर लिखते हैं। जब भी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं पहले ओमेगा लिखते हैं फिर हम आर लिखते हैं, तो एक ये चीज़ याद रख लें। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर के लिए याद किए तकरीबन ये उसी तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एंगुलर का आ जाता है तो इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारे पास उसका फार्मूला होता है mv²/r, और उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या रेडियल एक्सेलरेशन भी उसको कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, वो v²/r होता है। उसको r ओमेगा से भी स्केयर शो कर देते हैं, v²/r या r ओमेगा स्केयर इससे भी शो कर देते हैं। और जब हमारे पास किसी भी सवाल में एंगुलर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट दी हो, एंगुलर वेलोसिटी ना कांस्टेंट दी हो, फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं आर ओमेगा स्केयर। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो फिर हम v²/r वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला है जो एंगुलर फॉर्म में है कि m r ओमेगा स्केयर, इसका ये फार्मूला है। इसके बाद इसको हम अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में शो करें तो m r 4π² f², ये इसका फ्रीक्वेंसी का ये कन्वर्जन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है कोई भी कार है किसी भी जगह पे टर्न ले रही है तो वो थ्रोन हो जाती है टुवर्ड बैकवर्ड ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, थ्रो हो जाएगी, वो सही तरह मूव नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास है कर्व फ्लाइट एट हाई स्पीड नीड सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाई स्पीड पे जो कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है उसमें स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंजिंग होती है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है
वो एक फार्मूलाज हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से निकला है। एक टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये फार्मूला यूज़ होता है जब स्पिनिंग मोशन हो, जैसे 2020 के एमडीकैट में यूज़ हुआ था। और अगर स्पिनिंग मोशन नहीं बल्कि ऑर्बिटल मोशन हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 3/2। जब एंगुलर मोशन हो तो ये वाला, जब ऑर्बिटल मोशन हो ये वाला, जब स्पिनिंग मोशन हो तब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल सर्कल होता है और एक वर्टिकल सर्कल होता है। जो हॉरिजेंटल सर्कल होता है उसमें हाइट, टेंशन और वेलोसिटी तीनों चीज़ें हर पॉइंट पे सेम होती हैं। जो हॉरिजेंटल सर्कल होता है, हॉरिजेंटल सर्कल में हाइट, टेंशन, वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होती है। लेकिन जो वर्टिकल सर्कल होता है उसमें हाइट, टेंशन, वेलोसिटी डिफरेंट होती है हर पॉइंट पे। इसके अलावा कुछ इसके फार्मूलाज भी हैं जो आपको आते ही होंगे। आज हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो हमने एंड डे पे हमने रिवाइज करनी है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी रिवीजन हो सके। ये हमारा ये चीज़ें थी। इसके बाद हमारे पास है सर्कुलर मोशन की टाइप। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। इसी तरह जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है इसमें ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है जो कि AC, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। जो हमारे पास दूसरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं फार्मूला के साथ। जैसे फार्मूला है हमारे पास A = √AC² प्लस √AT²। जो AT² है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो ऑसिलेशंस का चैप्टर है। ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक इफ इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। जो सर्कुलर मोशन होती है वो पीरियोडिक मोशन भी हो जाती है। जो सर्कुलर मूविंग बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है, जो प्रोजेक्शन से शो की जाती है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो सर्कल में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेवर प्रेजेंट इन सर्कल। ये चीज़ें याद रख लें। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक और कंडीशन है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। इसके अलावा हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ जो है F = kx है। हुक्स लॉ जो है उसमें माइनस नहीं आता। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। -kx जो है ये डिराइव्ड फॉर्म है। जो हुक्स लॉ असल में उसमें माइनस नहीं आता, वो kx है। F = kx है, यहाँ पे k आना है, सॉरी। F = kx है। एक्सेलरेशन का फार्मूला -k/m है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होती है। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन नेवर प्रेजेंट इन सर्कल व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। देन जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना किसी भी पार्टिकल की, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। ये चीज़ें उसकी तीनों जीरो हो जाएंगी। इसके बाद है जो हमारे पास k होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। वाइब्रेशन होती है जो कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन पर सेकंड होती है। F = 1/2 हैज़र्ड इसका यूनिट है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेम, ये बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी की तरह। फार्मूला भी वही, यानी ओमेगा = √k/m है। ओमेगा = 2π/t है। ये इसके लिए फार्मूला है। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब टाइम 0 होगा साइन थीटा 0 हो जाएगा होगा। जब टाइम t/2 होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x0 होगा, यानी वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। साइन थीटा 90 हो जाएगा और थीटा जो होगा वो π/2 होगा। इस तरह ये पूरा टेबल हमने पढ़ना होता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है k का फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास होता है k = YA/L। Y यंग्स मॉडुलस है। ये डिपेंड करता है किसी भी जो नेचर ऑफ मीडियम पे, जो नेचर होता है स्प्रिंग वगैरह का, उस पर डिपेंड करते हैं। A एरिया, L लेंथ है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टू एम्पलीट्यूड होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। तीन चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, दो चीज़ें जीरो होती है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और एक्स जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी मैक्सिमम होता है इक्वल टू x0। इसी तरह मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट चारों चीज़ें जीरो होती हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। इसके बाद है फेज़ क्या होती है,
ये शो करते हैं डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम, किसी भी टाइम पे डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ बॉडी को ये शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, उसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, ओमेगा का फार्मूला अंडर रूट के ओवर एम, टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करके इसी तरह आ जाता है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैथ्स के। इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के जो कम्बिनेशन होते हैं ये डिस्टेंस से डिफरेंट होते हैं। जब ये सीरीज़ में होते हैं तो ये के इक्विवेलेंट होता है के बाई एन के, और अगर ये पैरेलल में हो तो एन के बराबर होता है, तो ये रेजिस्टेंस से बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कम्बिनेशन है इसका। इसके बाद है हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो होता है इसमें टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, और इसमें ए एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना होता है। इसके बाद जो चीज़ होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, वो बैठा हुआ था स्प्रिंग पे, तो जब वो खड़ा हो जाए, जब वो बैठा हुआ था तो उसका लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। उसके हमने लेंथ उसके सार से लेके स्प्रिंग तक काउंट करनी है, उसके सार से लेके स्प्रिंग तक काउंट करनी है। तो जब वो बैठा हुआ था सार नीचे था, लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी, ये वाली लेंथ ज़्यादा थी। जब वो खड़ा हो गया लेंथ कम होगी, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह और भी 3 केसेस हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली फिल होगा, वाटर से और लटकाया गया होगा, तो उसका लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब पानी उसमें अगर हाफ फिल हो जाए तो लेंथ उसकी नहीं, पहले जब फुल फिल था लेंथ कम थी, हाफ फिल था लेंथ ज़्यादा होगी, फिर एम्प्टी हो गया फिर लेंथ फुल फिल के बराबर होगी। तो ये दोनों केसेस, फुल फिल्ड और एम्प्टी, ये दोनों केसेस बराबर हैं और दूसरे की लेंथ डिफरेंट होती है। इसके अलावा टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट हाफ, जब भी कोई पेंडुलम मूव करता है टूवर्ड मीन पोजीशन, तो फर्स्ट हाफ जो होता है इसका टाइम पीरियड t/12 होता है, इसका टाइम पीरियड t/6 होता है, ये चीज़ याद रख लें। और इसके अलावा वैन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो रेडियस क्या करता है, रेडियस हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है। जो जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस से, क्योंकि रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है जिसका मतलब है जी डिक्रीज़ हो रहा है। जी डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी से, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये एक चीज़ याद रख लें। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो जो टोटल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स स्क्वायर से, एक्स नोट स्क्वायर के, जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स नोट स्क्वायर होती है, टोटल एनर्जी भी 1/2 के एक्स नोट स्क्वायर होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 के एक्स नोट स्क्वायर होती है, मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसके बाद है हमारे पास फ्री और फोर्स ऑसिलेशन है। ये फ्री और फोर्स का डिफरेंस आता होता है, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमने लास्ट डे पढ़ना होता है हमने सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी होती है जो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, हर लाइन पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास रिजोनेंस है, रिजोनेंस बाय ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये चीज़ है। इसकी रिजोनेंस में फ्रीक्वेंसी जब इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। शार्पनेस ऑफ जो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डैम्पिंग से। और जो डैम्पिंग होती है वो इसकी एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की एप्लीकेशन है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर इज एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग। और डैम्पिंग क्यों होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन होती है, एनर्जी लॉस होता है जिसकी वजह से डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी डिक्रीज ग्रेजुअली, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी जो होती है वो ग्रेजुअली क्या करती है, डिक्रीज कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो वेव्स का है। वेव्स जो होती हैं वेव्स जो होती है ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी और एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरी टू एनर्जी ट्रांसफर। एक ये चीज़ है, पार्टिकल ओनली वाइब्रेट टू ट्रांसफर एनर्जी, पार्टिकल्स डू नॉट मूव नहीं कर रहे होते, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते टू ट्रांसफर एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ड्यू टू ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है फॉर अंडर सी कम्युनिकेशन यूज होती है और डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होती है। दीज वेव्स कैन ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ये मैनी किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती है ये फ्यू सेंटीमीटर्स ही ट्रैवल कर सकती हैं। वेव विच ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग फ्रॉम इट्स सोर्स टू डिस्टर्बेंस प्रोग्रेसिवली, इसका ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं या ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। व्हेन वेव ट्रांसफर
वेव ट्रांसफर एंड एनर्जी बाय इन द फॉर्म ऑफ पल्स इज अ मूविंग हम्प, एक ये चीज़ याद रख लिया। इसके बाद पीरियोडिक वेव है, पीरियोडिक वेव जो होती है ड्यू टू कंटिन्यूस और रेगुलर रिदमिक डिस्टर्बेंस, कंटिन्यूस और रेगुलर और रिदमिक डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से पीरियोडिक वेव्स होती है। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन में दो वेव्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो इंटरफेरेंस है, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन हो तो बीट है। बीट में से इस दफ़ा MCQs आ रहे हैं तो ये बीट का टॉपिक अच्छी तरह कर ले, वो 10 हैज़र्ड वाला एक MCQs आया तो इसमें ये वाली बस एक लाइन समझ ले, बाकी इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स होती है। स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। और जो स्टेशनरी वेव्स हैं इनमें जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड्स आर ऑलवेज जीरो, जो नोड्स होती हैं उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। एंटी नोड्स मूव विद द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव, जो एंटी नोड होती है वो कंपोनेंट वेव के सम ऑफ एम्पलीट्यूड के हिसाब से मूव करती हैं। और कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के जो दरमियान डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, और कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। इसके अलावा जो नोड्स होती है वो अपनी पोजीशन पे रहती हैं तो इसलिए ये स्टैंडिंग होती है, स्टैंडिंग ऑन दी पोजीशन। और जो एनर्जी होती है ये अल्टरनेट करती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन प्लेस बिटवीन नोड्स। व्हेन एंटी नोड्स एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी इन देम इज पोटेंशियल एनर्जी, जब एंटी नोड्स यानी एंटी नोड्स होती है तब पोटेंशियल एनर्जी होती है, और नोड्स के इन बिटवीन एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। जो स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है उसमें ट्रांसवर्स वेव होती है, और जो एयर कूलम होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, जब नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस की रेशियो फाइंड करें तो दो नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है λ/2, दो एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है λ/2, तो इनकी रेशियो 1:1 आ जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में हो, इसमें जो चीज़ें हमने सिर्फ फार्मूलाज रिवाइज करने, v = √f/m, ये फार्मूला, इसमें m जो है वो मैथ नहीं बल्कि ये m/l है। ये चीज़ है λ = 2l/n है, 2l/n लैम्डा से ये भी इस तरह का भी एक MCQ आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 1/2l√f/m है, फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला हो जाएगा। ओवरटून फर्स्ट 0/2 का मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटून का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक, यानी f2 = 2f, fn = nf1। और ओवरटून का क्या फार्मूला होगा, किसी भी चीज़ का ओवरटून फाइंड करना हो तो n-1, इसे हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा ओवरटून है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये 0th ओवरटून है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी चेंज आइदर बाय चेंजिंग टेंशन चेंज करिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकेगी, और बाय वेरिंग द लेंथ चेंज करिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास आफ्टर ट्यूनिंग म्यूजिशियन कैन वेरी लेंथ और वाइब्रेशन पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग बाय मूविंग फिंगर्स ऑन इट्स नेक, ये एक चीज़ है। इसके बाद है समटाइम वायर्स इन वाइब्रेटिंग, ये आ गया MCQs आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन एयर कूलम में जो स्टेशनरी वेव्स होती है, जो ऑर्गन पाइप होता है वो कॉमन एग्जाम्पल होती है ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कूलम की जो कॉमन एग्जांपल है वो ऑर्गन पाइप है। हमारे पास ओपन के लिए सेम है जैसे हमने पीछे की स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए किया गया। लैम्डा जो हमारे पास वेवलेंथ है 2l v/n है, v/2m जो हमारे पास वेलोसिटी है √f/m है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी n v/2l है, तो 1/2l √f/m है, तो ये इसका फार्मूलाज आ गया। जब हमने एक क्लोज्ड पाइप की बात करें तो तब हमारे पास जो n नंबर जो है हमारे पास वो हमारे पास n = 1 3 7 है। जब हमारे पास ओपन क्लोज्ड पाइप जो होगा उसमें जब हमारे पास वो सेकंड ओवरटोन की बात करें तो सेकंड ओवरटोन के ये फर्स्ट 0th है, ये फर्स्ट है। सेकंड ओवरटोन में हमने n = 7 पुट करना है, ये चीज़ देख लें। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में जो चीज़ हमने देखनी है, डॉपलर इफेक्ट होते हैं व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव इन सेम डायरेक्शन एंड सेम वेलोसिटी, नो रिलेटिव मोशन, तो नो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होता, ये मैंने बताया कि जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं विद सेम वेलोसिटी, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो कोई भी उनमें डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये डॉपलर इफेक्ट जोहन डॉपलर इसने बताया था इसके बारे में। इसके बाद पिच ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, पिच ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी। इसके बाद व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स,
लाइट emitted फ्रॉम स्टार्स इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लाइट emitted फ्रॉम सेम सोर्स ऑन दी अर्थ, ये चीज़ है। इसके बाद व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड दी सोर्स, ये हमने फार्मूलाज रिवाइज कर लेने कि जो मूव टुवर्ड दी सोर्स होगा तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ ए इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट ओवर वी। जब ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम दी सोर्स होगा, जब उस सोर्स से अवे मूव करेगा, उसके बाद वी माइनस वी नॉट ओवर लैम्डा, और उस फ्रीक्वेंसी इस तरह हो जाएगी। और चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद टाइम इज मैक्सिमम होता है गैसेस में ये मैक्सिमम चीज़ होती है। और इसके बाद इसके सारे केसेस कर देने, जब रेयर से डेंसर मीडियम में कोई भी चीज़ मूव करे, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज़ करती है और वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जब रेयर से डेंसर में मूव करते हैं तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज़ करती है। लेकिन जो दूसरी मैकेनिकल वेव्स होते हैं उसमें रेयर टू डेंसर मूव करें तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है और वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होती है, रेयर टू डेंसर मूव करें। लाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उल्टा ऑपोजिट है और दूसरे मैकेनिकल वेव्स के लिए ऑपोजिट है। सिमिलरली जब डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करते हैं तो इसके लिए भी ऐसे होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़, वेवलेंथ इंक्रीज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके रिवर्स मैकेनिकल वेव्स में क्या होती है, वेलोसिटी वेवलेंथ डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, ये दोनों चीज़ें डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है इन दोनोों केसेस में। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है हमारे पास। डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास उसमें रेडार सिस्टम में एप्लीकेशन आ जाती है, सोनार में आती है। सोनार के जो एक्रोनिम है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग है, ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद स्टार्स मूविंग टुवर्ड द अर्थ, ब्लू शिफ्ट होती है, मूव अवे फ्रॉम द अर्थ रेड शिफ्ट होती है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उसमें जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है वो हमने देख लिया है। इसके बाद है ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, जब ऑब्जर्वर और सोर्स सेम डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। डॉपलर इफेक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब उनमें रिलेटिव मोशन एब्सेंट होगी। डॉपलर इफेक्ट तब ही एप्लीकेबल होगा जब दो चीज़ों में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होगी। नो रिलेटिव मोशन, नो डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑप्टिक्स है। इसमें भी हमने तो कुछ खास पॉइंट करने हैं क्योंकि सारा चैप्टर सिलेबस में भी नहीं है, तो हमने सिर्फ चंद खास पॉइंट ही करने हैं जिससे हमारा जो सिलेबस वाला टॉपिक है वो कन्फर्म हो जाए, क्योंकि कुछ MCQs आ रहे हैं थोड़े बहुत इसमें से। तो इसमें एक चीज़ है जो प्रिंसिपल है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इंटरफेरेंस लाइट वो ब्यूटीफुल कलर पैटर्न ऑफ फॉइल फिल्म ऑन दी वाटर सरफेसिस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट इंक्रीज होती है, डिस्ट्रक्टिव में जीरो हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो आउट ऑफ फेज होती है, कंस्ट्रक्टिव इन फेज होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ यही करना है कि इसका फार्मूला देख लेना है। फार्मूला इसका क्या है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। जो डी है वो दो स्लीट के दरमियान डिस्टेंस है और एल जो है वो स्लीट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये चीज़ें हमने याद रख लेनी है। इसके बाद हमने जो देखना है वो हमने देखना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला देख लिया हमने। इस चैप्टर में से तकरीबन यही कुछ ही देखना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में से तकरीबन हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चीज़ याद रख लें कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 90 का एंगल होता है। जब भी ओवरऑल एंगल 90 के एंगल से ज़्यादा हो जाए तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल ऑल लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड नॉट रिफ्रैक्टेड। सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। व्हेन एंगल, जब क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम हो जाए तो तब नहीं होगा। जब क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो तब सारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारे पास जो थर्मोडायनामिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। ये इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमने जो चीज़ें पढ़नी है लास्ट डे में वो ये है कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़ लेने, चाहे सिलेबस में है या नहीं है। इसके बाद हमने ब्रोनियन मोशन के बारे में उसमें थोड़ा बहुत लिखा है वो चीज़ देख लेनी है। इसके बाद फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ इनफिनिट मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ है। इसके बाद साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन देम और नो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस। इफ देयर इज एनी अफेक्ट ऑफ गैसेस कुड नॉट मूव इन द एयर। इसके बाद प्रेशर ऑफ गैस है। प्रेशर ऑफ गैस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल ऑफ कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। और प्रेशर ऑफ गैस का हमने फार्मूला देख लेना है। इसमें जो हमने VRM है प्रेशर का फार्मूला है वो ρ/3 वेलोसिटी का स्केयर, एवरेज वेलोसिटी का स्केयर एक ये फार्मूला है। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। VRMS जो होती है वो
इक्वल होती है √3p/ρ के, और इसके बाद PV = nRT है, और R की वैल्यू 8.314 होती है, 8.314 होती है R की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद है PV = nRT, और n/n अगर हम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करें तो nKT बन जाना है, और K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रख लीजिए। UHS काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है, 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। जब एवरेज का लफ्ज़ एब्सेंट हो तो ये MCQ गलत हो जाएगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी नहीं, बल्कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही करेक्ट होता है। और इसके बाद है हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन एयर इज़ 461 मीटर/सेकंड। एक ये चीज़ याद रख लें, मेमोराइज़ कर लें कि ऑक्सीजन की जो एवरेज स्पीड होती है इन एयर वो 461 मीटर/सेकंड होती है। इसके बाद है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है। और इसमें यूजली जो आइडियल गैसेस होती है ना वो वर्किंग सब्सटेंट होती है। जब भी हम कोई बात करते हैं वो आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। एनर्जी कैन बी एडिड टू अ सिस्टम इवन दो नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। जब भी कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो फिर भी एनर्जी सिस्टम में ऐड हो सकती है, ये एक बात याद रख लें। इसके बाद वर्क एंड हीट है, बोथ वर्क एंड हीट correspond to the transfer of energy by some means. This idea was first applicable to the स्टीम इंजन। इसके बाद वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम वर्क डन करते हैं वो पॉजिटिव होता है, ये फिजिक्स में बात करें। और वर्क डन ऑन दी सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है। वर्क डन के ये जो ग्राफ हैं, ग्राफ्स इनके अगर क्लोज पाथ है तो इस चैप्टर में अगर क्लोज पाथ है तो इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, इसको सही तरह याद करना है कि हीट अप्लाइड इज इक्वल टू ΔU+W, इसमें वर्क है। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये कंडीशन होती है जैसे बॉयल्स लॉ में कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है, PV = कांस्टेंट होती है हमारे पास, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट स्लो, ये अगर स्लो ना हो तो टेम्परेचर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। जब ये स्लो ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। और इसमें हीट कैपेसिटी फाइंड करने का फार्मूला है Q/ΔT, क्योंकि इसमें ΔT यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो इसमें जो हीट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें ΔT 0 है। Q/ΔT होता है ना हमारे पास, क्योंकि ΔT 0 है इसलिए ये हीट भी हमारे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, जिसमें हीट इंटर ना करे ना ही लीव करे, यानी जिसमें Q 0 हो। वर्क डन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीज़ों की बात करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। जो एक्सपेंशन होती है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करती है, और जो एक्सपेंशन होती है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है। इसके बाद है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से P∆V जो वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस में। P∆V में ΔV क्योंकि 0 है, नो वर्क इज़ डन, तो वर्क डन इसमें 0 हो जाता है। और जो हीट अप्लाइड होती है वो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। हीट अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ होता है, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें सबसे लीस्ट वर्क किसमें होता है, ये MCQ ज़्यादा लीस्ट वर्क किसमें होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। इसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये आइसोबैरिक का ग्राफ है, जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है और हाईएस्ट वर्क डन इसमें होता है। अगर हम इन सब के वर्क डन को कंपेयर करें, ये जो हमारे पास सारे हैं, अगर हम इन सब के वर्क डन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो ओवरऑल ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। ये हमारे पास किसके लिए होगा, आइसोबैरिक के लिए होगा। ये हमारे पास किसके लिए होगा, आइसोकोरिक के लिए होगा। ये हमारे पास जो होगा ये आइसोथर्मल के लिए होगा। ये हमारे पास एडियाबैटिक के लिए होगा। सबसे ज़्यादा वर्क आइसोबैरिक में होता है, उससे कम आइसोथर्मल में होता है, उससे कम एडियाबैटिक में होता है, और सबसे कम जो वर्क डन होता है वो किस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। इसके बाद एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। एज एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स व्हेन गैस एक्सपेंडेड और कंप्रेस रैपिडली एज इन इंसुलेटेड सिलेंडर। तो
इफ़ रैपिड स्केपिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर व्हेन साउंड पास थ्रू इट, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लाउड फॉर्मेशन इज भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसके बाद है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन, ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए डिफरेंट होती है। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती है, और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर होती है। जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती है वो QP इक्वल टू CP डेल्टा T इसके इक्वल होती है। और जो एट ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, वो किसके बराबर होती है? QV इक्वल टू डेल्टा U, वो इसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लें। जो आपने नोट किए हों कुछ न्यूमेरिकल्स वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तरीका उससे रिपीट होते उसके जैसे तकरीबन न्यूमेरिकल आते हैं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सेम फॉर गैस हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए क्या होगा? हमारे पास सेम होगा। इसके बाद है मोनोटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक गैसेस के लिए CV की वैल्यू जो होती है वो 3R/2 होती है। डायटोमिक के लिए CV की वैल्यू 5R/2 और ट्राइटोमिक के लिए 7R/2 होती है। तो ये इस तरह से ये वैल्यूज़ देख लें। और इसके बाद है हमारे पास CP माइनस CV इक्वल टू R के बराबर होते हैं। हमेशा CP माइनस CV इक्वल टू R के बराबर होता है। इसके बाद है टेम्परेचर है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसकी वैल्यू देख ले। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू देख ले। उसके बाद आइस एंड वेपर एंड एग्जिस्ट एट सेम स्टेट, उसकी वैल्यू देख लें। और उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल वगैरह, जो न्यूमेरिकल हो वो न्यूमेरिकल देख लें। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के जो मेन पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तकरीबन हमें 1 घंटा भी नहीं लगा। तो इस तरह हम इतने थोड़े टाइम में पूरी फिज़िक्स की रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपने इसमें कुछ चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं, ताकि मैं दूसरी वीडियो से पहले ये देख लूँ कि आपने जो सजेशन देनी है तो बता दें, ताकि हम दोबारा फिज़िक्स सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स डिस्कस करनी है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी कर लेंगे, सेकंड ईयर की बायोलॉजी कर लेंगे कि एक दिन में कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई सजेशन देनी है तो वो बता दें। अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल है फिर भी बता दें। अगर ये वीडियो नहीं हेल्पफुल यानी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर भी बता दें, ताकि मुझे भी पता हो। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।